स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स बिगिन द प्रिपरेशन पे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ये लास्ट मोमेंट है आप सभी के एग्ज़ाम का और रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में लिटरेरी स्कूल्स और उसके मोमेंट्स से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और साथ में थोड़ा सा ब्रीफ टॉपिक्स उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियोस आपके इसलिए अपलोड की जाएँ उसकी नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। तो मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले मैंने इंग्लिश लिटरेचर के कुछ प्रोमिनेंट फादर और फाउंडर के बारे में एक वीडियो अपलोड की है जस्ट पहले, और वहाँ से आप अगर उसको देखेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं उससे छूटेंगे नहीं और वो सारे क्वेश्चन आप में उसमें कवर किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिटरेरी स्कूल्स और मूवमेंट्स के बारे में। उसके 10 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है द रेनेसांस पीरियड क्या था, रिफॉर्मेशन क्या था, यूनिवर्सिटी विट्स टर्म किसको कहते हैं, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स कौन कौन से हैं, ग्रेव यार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री क्या है, द न्यू क्लासिकल या फिर इसको अगस्टन स्कूल ऑफ पोइट्री कहते हैं वो क्या है, द रोमांटिक मोमेंट क्या है, ऑक्सफोर्ड मोमेंट किसको कहते हैं और प्री रेफ्लाइट स्कूल ऑफ पोइट्री क्या है और द एस्थेटिक मोमेंट क्या है। ये 10 पॉइंट से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करेंगे बिना देर के हुए रेनेसांस पीरियड से। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि रेनेसांस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रीबर्थ या फिर रिवाइवल, यानी पुनर्जागरण, पुनर्जन्म से आप इसको समझ सकते हैं। क्या हुआ था ना कि कला और संस्कृति में इसका मतलब होता है जब ग्रीक यूनान का एक कंट्री है और वहाँ कला साहित्य और संस्कृति में इसको तुर्कों के द्वारा बार बार आक्रमण किया गया था। तुर्क जो बारबेरियन थे और उन लोगों ने क्या किया था, एक ट्राइब थी जो काफ़ी गंवार और हिंसा करने वाले थे। इन लोगों ने क्या किया था कि तुर्किस इन्होंने आक्रमण किया था ग्रीक्स पे, और उसकी वजह से 15वीं सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने न केवल यूनानियों की संपत्ति लूटी बल्कि उनकी कला, संस्कृति और साहित्य, साथ साथ शिक्षा के जितने भी केंद्र थे उन सभी को नष्ट कर दिया। किसने किया? तुर्क ने किया। और किससे मतलब विनाश किसका हुआ? ग्रीक का हुआ। ये पॉइंट याद रखेंगे। और ग्रीक कला और साहित्य का अंतिम रूप से तब विनाश हुआ जब 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्क के हाथों में गिर गया। तो ये सब कुछ पॉइंट थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, इसको आप देख लेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल का, जिस दौरान पुनर्जागरण को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपनाया गया था और उनके शासनकाल के दौरान ये एक मास मूवमेंट बन गया था पब्लिकली। ये काफ़ी फला फूला और जीवन और साहित्य यानी लाइफ और लिटरेचर दोनों अपने क्षेत्र में चरम सीमा पे पहुंच गए थे, जेनिथ पॉइंट पे थे अपने। और बात करूं अगर इसके धीमी गति से पतन इसका शुरू हुआ किंग जेम्स वन के दौरान में, उनके शासनकाल के दौरान में, और किंग चार्ल्स वन के दौरान में तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया। तो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट थे आपके रेनेसांस पीरियड से रिलेटेड। बाकी इसके अलावा भी आपकी ये लंबी चौड़ी वो है डिटेल है इसमें, जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगते हैं ज़रूरी हैं वो आप इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आपका पॉइंट है रिफॉर्मेशन का, इसमें क्या हुआ था ना कि रिफॉर्मेशन में एक रिलीजियस मूवमेंट था जो कि मार्टिन लूथर के द्वारा 15वीं सेंचुरी में लेड किया गया था। और ये एक बेसिकली रिफॉर्मेशन प्रोटेस्ट था किसके अगेंस्ट में? पार्टिकल्स जो भी प्रैक्टिसेस थी, रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस थे, और किसके? ऑफ द रोमन्स कैथोलिक चर्च के। और इसमें क्या हुआ था कि रिफॉर्मेशन में रोमन कैथोलिक चर्च के जो रीति रिवाज थे और अंधविश्वास थे, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चला था। एक तो ये था कि जो पुराने रीति रिवाज थे, इन लोगों ने चाहा था कि इसको दोबारा से इसकी जो वो वैल्यू है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, और वो जो मॉडर्न दौर के जो लोग थे तो उन लोग चाह रहे थे कि जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं तो उसको अपनाया जाए। तो उसी बीच क्या हुआ था, 1611 में किंग जेम्स वन के आदेश से बाइबल का जो ऑथोराइज संस्करण था उसका प्रकाशन किया गया था, और इसके बाद से ये विवाद जो थोड़ा इसको स्लो डाउन हो गया था ये। तो 1611 याद रखेंगे जब बाइबल का ऑथोराइज वर्जन जो है किंग जेम्स वन के आदेश से पब्लिश किया गया था, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को असाइंड किया था उस काम के लिए। तो यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लेंगे। ये प्रोटेस्ट था किसके अगेंस्ट में? प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स और सुपरस्टिशन जो कि रोमन कैथोलिक चर्च में के द्वारा किया गया था। और इन द हीट ऑफ द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट टिंडेल वाज एग्जीक्यूटेड इन 1536। ये कुछ पॉइंट है आपके स्टैटिस्टिकल, इसको याद रखेंगे। एंड थॉमस मोरी वाज सेंट टू स्कॉफोल्ड बाय किंग हेनरी 8 इन 1535। तो ये सब पॉइंट देख लेंगे आप अपने हिसाब से जो ज़रूरी होंगे आपके लिए। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ में, जो कि आपका यूनिवर्सिटी विट्स। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, 7 स्कॉलर का ये ग्रुप था, ये आप जानते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स फॉर ग्रुप ऑफ यंग ड्रामाटिस्ट हु अपीयर्ड इमीडिएटली बिफोर शेक्सपियर।
They were group of Oxford and Cambridge University scholars who came to London to try their luck as a professional playwrights. तो ये लंदन में आए हुए थे इन लोगों ने अपने प्रोफेशनल प्ले राइट के तौर पे अपना लक आजमाने के लिए, और ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्कॉलर थे। और इट वाज अर्लीस्ट स्टेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा एज अ पॉपुलर मीन ऑफ एंटरटेनमेंट इन पब्लिक थिएटर एंड प्ले हाउसेज। तो इसमें कौन लोग शामिल थे वो उसका हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। दिस यंग स्कॉलर्स इंक्लूडेड जॉन लिली, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीनी, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, थॉमस नैश, थॉमस लॉज। तो ये 7 स्कॉलर थे, और इनमें से जो इसके लीडर थे यूनिवर्सिटी विट्स थे, उनका नाम था जॉन लिली। और बट ये लीडर तो आपको पता है जॉन लिली थे, पर उसमें सबसे पावरफुल जो थे उसमें उनका नाम था क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये 2 पॉइंट्स आपके बनते हैं यहाँ से एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। एक तो 7 स्कॉलर में से आपका 3 दे देगा स्कॉलर्स का ग्रुप में, और एक किसी और को उठा के डाल देगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देगा उसको। उसी तरह से यूनिवर्सिटी विट्स के जॉन लिली क्या थे, तो यूनिवर्सिटी विट्स के लीडर थे। सबसे उसमें शक्तिशाली कौन थे, तो क्रिस्टोफर मार्लो थे। ये तरह सारे पॉइंट जो हैं आप ज़रूर से याद रखेंगे। उसके बाद एक एक करके इन जो स्कॉलर्स हैं उनके काम के बारे में बात की गई है यहाँ पे, वर्क जो था इनका। जैसे जॉन लिली और आपका जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीनी, क्रिस्टोफर मार्लो, इन लोगों ने क्या क्या वर्क लिखे थे और क्या इंपॉर्टेंस था, इसको याद रखेंगे आप। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन ऑथर्स। तो अगर रॉबर्ट ग्रीनी की बात करें तो उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है विलियम शेक्सपियर को, आपने पढ़ा होगा बहुत सारा। अपट स्टॉट क्रॉ कहा था इन्होंने, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट थे इनके बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में। और वो अगर मैं बात करूँ रॉबर्ट ग्रीनी की, तो वो इन्फ्लुएंस थे डीपली किससे, इटालियन ऑथर से। और बस इतना ही। इसमें मार्लो जो थे मोस्ट पावरफुल मेंबर थे यूनिवर्सिटी विट्स के, और ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें, ये आप देख लेंगे। जो ज़रूरी लगे मुझे, मेरे हिसाब से मैंने इसको हाईलाइट किया है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कहता है आपका मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स। तो यहाँ पे क्या था, मेटाफिजिकल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने किया था जॉन डॉन की कविता के मूल्यांकन में। तो यहाँ पे देखेंगे आप, द टर्म मेटाफिजिकल वाज फर्स्ट अप्लाइड बाय ड्राइडन। पहले किसके द्वारा अप्लाई किया गया था, जॉन ड्राइडन के द्वारा, इन हिज असेसमेंट ऑफ द पोएट्री ऑफ जॉन डॉन। तो जॉन डॉन की पोएट्री का असेसमेंट किया था किसने, जॉन ड्राइडन ने। और उसी दौरान में मेटाफिजिकल टर्म जो था इन्होंने क्वाइंट किया था। तो जॉन ड्राइडन में और डॉक्टर जॉनसन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आगे क्लियर करता हूँ इसको, दोनों में कंफ्यूज कैसे नहीं होना है। मेटाफिजिकल टर्म जो आएगा वो ड्राइडन रहेंगे, और जॉन डॉन के बारे में इन्होंने असेसमेंट किया था इनकी पोएट्री पे। और डॉक्टर जॉनसन जो है ना, वो इन्होंने नेगेटिव तरीके से इनको क्रिटिसाइज़ किया था, किसको, जॉन डॉन को। तो यहाँ पे आप देखेंगे, लेटर ऑन द टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय डॉक्टर जॉनसन व्हेन ही अप्लाइड इट टू अ ग्रुप ऑफ पोएट्स हु आर नाउ नोन एज द पोएट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। तो यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन ने कुछ स्टेटमेंट बताए हुए हैं। द मेटाफिजिकल पोएट्स वर मेन ऑफ learning, and to show their learning was their whole endeavor. They neither copied nature nor life. Their sort of often new but seldom natural. They are not obvious, but neither they are just. And reader, far from wondering that missed them, wonder more frequently by what perseverance of industry they were of ever found. तो ये इनका कोटेशन है, इसको आप देख लेंगे। देयर पोइट्री वॉज डीपली रिलीजियस। अब इसका अगर इसको कैरेक्टरिस्टिक की बात करें मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स की, तो इनकी पोइट्री के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि ये डीपली रिलीजियस थी पूरी तरह से, साथ साथ स्पिरिचुअल्स थी, आपका फिलोसफिकल थी, और आपके सिम्बॉलिक थी। तो ये 3-4 पार्ट आपके यहाँ पे बने। और मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में आपके इमेजरी और कंसाइट, ये 2 टर्म का खूब यूज़ किया गया है। कंसाइट में लोगों ने सेक्सुअल जो चीज़ें हैं, जो स्टेटमेंट है, उसका भरपूर यूज़ किया है। काफ़ी वल्गर तरीके से मैं अगर मैं बोलूँ तो इन लोगों ने यूज़ किया है, और स्पेशली जॉन डॉन ने। तो यहाँ पे और पॉइंट इसके हैं, द लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स वाज जॉन डॉन। इसके लीडर जो थे इनका नाम था जॉन डॉन, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का। और जॉन डॉन ने लिखा था मेनी टाइप्स ऑफ पोएम्स, जिसमें लिरिक्स थी, एलिजीज थी, सटायर थे, और साथ साथ रिलीजियस और फिलोसफिकल पोएम्स थी आपकी। ही इज़ ऑफन हेल्ड एज द मोनार्क ऑफ विट। बेन जॉनसन एस्टीम्ड हिम एज द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड। अदर पोएट्स हु बिलोंग टू द मेटाफिजिकल स्कूल्स आर अब्राहम काउले, रिचर्ड क्रैशो, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, एंड्रयू मार्वेल एंड थॉमस थ्राहन। तो ये कुछ पोइट्स के नाम थे जिन लोगों ने मेटाफिजिकली पोइट्स के तौर पे हम जानते हैं इनको, और ये ज़रूरी थे आपके लिए मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स। तो ये टर्म आप अपने हिसाब से देख लेंगे और पॉइंट आपके बनते हैं। तो अब अगला है आपका द ग्रेव यार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। तो इसमें ग्रेव यार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री शब्द का प्रयोग जो भी पोइट्स थे ना, उनके द्वारा एक समूह के तौर पे किया जाता है।
जिन्होंने आमतौर पे कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड की पृष्ठभूमि पे ध्यान केंद्रित करने वाली कविताएं लिखी हैं अपनी। तो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, द टर्म ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री इज अप्लाइड टू ग्रुप ऑफ पोएट्स हु रॉट मेडिटेटिव पोएम्स यूजुअली सेट इन बैकग्राउंड ऑफ ग्रेवयार्ड। तो इसमें देखिए उसमें क्या है कि उसमें इनकी कविता का सामान्य विषय जो था वो जीवन की नैतिकता यानी मोरालिटी ऑफ लाइफ और मानवीय इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को लेकर था। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि द जनरल थीम यानी उनकी विषय क्या था, इनका विषय ये था कि पोइट्री वाज मोरालिटी ऑफ लाइफ, साथ साथ वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ एंड एम्बिशंस। वैनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके आपको बहुत घमंड है, चाहे वो आपकी पढ़ाई को लेके हो, आपकी नॉलेज को लेकर के हो, आपकी किसी स्किल्स को लेकर के है। तो ये इनका कहना था कि बेसिकली ये लोग क्या करते थे, ये आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते थे, यानी इस जीवन के बाद भी दूसरी दुनिया है और जैसे हमारे यहाँ पे कर्म होंगे उसके हिसाब से हमें वहाँ पे फल भोगना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को इन लोगों ने अपनी पोइट्री में प्रमोट किया था ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में। और ये देयर पोइट्री ब्राइज्ड फ्रॉम एलिजिक पेंसेसिव्स ऑफ प्रोफाउंड ग्रीफ एंड ब्लूम। तो यहाँ पे साथ में आप देखिए अगला हाईलाइटेड जो पॉइंट है आपका, जिसमें दीज पोएम्स आर डिफरेंट फ्रॉम एलिजीज। तो ये जो पोएम्स थी जिसको ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री हम लोग कह रहे हैं, ये एलिजीज से काफ़ी डिफरेंट थी। और फॉर एलिजीज आर रिटन ऑन द डेथ ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, बट द ग्रेवयार्ड पोएम्स डील विद द यूनिवर्सल थीम ऑफ द मोरालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इनएविलेबिलिटी ऑफ डेथ एंड वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ एंड एम्बिशंस। कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे। जनरली यहाँ पे एलिजीज के बारे में बात की जा रही है कि ये किसी पार्टिकुलर इंसान के बारे में थी, उसकी मौत पे। बट ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री जो थी वो मोस्टली डील करती थी किसके साथ में, यूनिवर्सल थीम पे, यानी जो सार्वभौमिक सत्य है उसकी तरफ ये इशारा करती थी, जिसमें मॉरलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी जो कहता था कि इंसान अगर पैदा हुआ है, उसका जीवन मिला है तो उसका ख़त्म भी होना है। साथ में इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, यानी मौत जो है उसको टाला नहीं जा सकता। और वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ एंड एम्बिशंस, यानी इंसान की जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, उसके विशेज़ हैं और उसके जो घमंड है, उसको वो उसने बार बार अपनी कविताओं में याद दिलाया है। किसने? द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में। तो यहाँ पे दो टर्म आपको मिलेंगे, एक मेलानकोली प्लेजर और आपका प्लीजिंग ग्लूम। अगर इस तरह का सवाल आता है आपसे तो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री आप इसको याद रखेंगे। और बाकी यहाँ पे कुछ फेमस वर्क हैं वो आप देख लेंगे। एक तो ग्रेज एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, ये आपका फेमस रही है एलिजी उस दौर में, जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और दो टर्म मैंने बताया आपको, मेलानकोली प्लेजर और आपका प्लीजिंग ग्लूम, ये इसको याद रखेंगे आप। द इम्पॉर्टेंट पोएट्स बिलोंगिंग टू दिस स्कूल्स आर थॉमस पैर्नेल, रॉबर्ट ब्लेयर, एडवर्ड यंग एंड थॉमस ग्रे। 3-4 लोगों का नाम प्रमुखता से इसमें आता है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो काफ़ी है मुझे लगता है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा द न्यू क्लासिकल और अगस्टन स्कूल इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये 18वीं सदी के जो इंग्लिश लिटरेचर में रफली जॉन ड्राइडन से लेकर के डॉक्टर जॉनसन, इन लोगों ने फॉलो किया था प्रिंसिपल आइडियल्स और मॉडल्स को जो ग्रीक से के थे और रोमन के ऑथर्स के थे, और जो काफ़ी फ्लरिश हुए थे यानी फले फूले थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्पेरर अगस्टस इन रोम। तो इसमें 2-3 फेमस पोइट्स के नाम हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के, इसमें जॉन ड्राइडन का है, डॉक्टर जॉनसन का है। और इन लोगों ने फॉलो किया था प्रिंसिपल्स को, आइडियल्स को और मॉडल्स को, जो कि ग्रीक और रोमन ऑथर्स के थे। और ये फले फूले थे किस दौरान में? एम्पेरर अगस्टस के, जो कि रोम के थे। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है। और इन लोगों ने फॉलो किया था किसको? यहाँ पे ग्रीक और रोमन के ऑथर्स को। तो इसमें आगे इसके बाद हम देखते हैं लिटरेचर ऑफ दिस स्कूल इज़ बेसिकली सैटायरिकल और डिडेक्टिक। तो ये 2 तरह के थीम्स थी इसकी। इसमें एक तो किसमें हम लोग बात करें न्यू क्लासिकल की या अगस्टन स्कूल इन इंग्लिश लिटरेचर की, तो इसकी थीम एक तो सैटायर करते थे ये लोग और दूसरी डिडेक्टिक नेचर की इसमें वर्क होते थे। ये जो सैटायर होते थे ये सोशल हो सकते थे, पॉलिटिकल होते थे और आपके इवन पर्सनल भी होते थे। द पर्सनल सैटायर्स आर हाईली पंगनेंट और इवन ऑफेंसिव। पोप्स, डनकियार्ड, द ब्रेप ऑफ द लॉग, ड्राइडेंस, मैक, फ्लेक्नो आर टिपिकली सैटारिकल पोएम ऑफ दिस स्कूल। तो कुछ नाम दिए गए हैं आपके, फेमस वर्क हैं इस दौरान में जो लिखे गए थे। और बाकी पॉइंट्स आपकी यहाँ पे लास्टली देखिए, द पोएट्री ऑफ दिस स्कूल वाज कन्फाइंड टू डिस्क्राइबिंग ओनली द एरिस्टोक्रेटिक पीपल एंड देयर फैशंस एंड मैनर्स। तो क्या हुआ था ना कि ये थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप की पोएट्री थी, ये आम भाषा की लोगों के समझने वाली चीज़ें नहीं थी। इसमें क्या हुआ था ना कि एरिस्टो क्लास जो होता था, अपर क्लास, जो काफ़ी पैसे वाले अमीर रईस लोग होते थे, उनके फैशन, उनके लाइफ स्टाइल, उनके मैनर्स, इसको इन लोगों ने प्रमोट किया था।
और दिस दस द पोइट्री ऑफ दिस स्कूल वाज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द कॉमन पीपल एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। तो यही वजह थी कि चूँकि अरिस्टो क्लास पीपल के फैशन को, उनके मैनर्स को दिखाया गया था, और इसी वजह से ये लोगों की, कॉमन पीपल जो थे, आम रैंक एंड फाइल जो थे, उनकी ज़िंदगी से ये कट ऑफ था, इसमें लोगों तक उसका प्रचार प्रसार अच्छे से नहीं हो पाया। अगला पॉइंट है हमारा द रोमांटिक मोमेंट। अब रोमांटिक मोमेंट आपने पढ़ा होगा, इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें हमारी जानने वाली हैं। एक तो रोमांटिक मोमेंट को पॉपुलराइज़ किया, इसमें दो टर्म पॉपुलराइज थी, एक तो रोमांटिक रिवाइवल और दूसरी रोमांटिक रिवॉल्व। और इसमें बहुत ही फेमस आपकी जो पोइट्स जो हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं वो सारे इसमें आएंगे। एज द रोमांटिक रिवाइवल इट सीक्स टू रिवाइव द पोएटिक आइडियल्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज का ये कार्यकाल है लव, जिसमें आपकी प्यार, ब्यूटी, इमोशन, इमेजिनेशन, रोमांस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर वर द आइडियल्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री। तो ये बाबू सोना वाला प्यार इसमें नहीं था, इसमें प्यार था प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर, ब्यूटी, इमोशंस, इमेजिनेशन, रोमांस, ब्यूटी ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ों को जो पोइट्स है उस दौरान में इन लोगों ने प्रमोट किया था। ऑल दीज आइडियल्स आर प्रोमिनेंटली फाउंड इन द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलरीज, शैली, किट्स, बायरन एंड अदर रोमांटिक पोइट्स। तो जैसे मैंने बताया आपको, ये सारे फेमस और प्रोमिनेंट आपकी ऑथर्स इस काल में इन लोगों ने काम किया था अपना। द रोमांटिक मोमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोमांटिक रिवॉल्व बिकॉज इट रिवॉल्व अगेंस्ट रिग्रेस डिसिप्लिन, अर्बैनिटी, इंटेलेक्चुअलिज्म एंड सैटारिकल स्पिरिट ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएट्री ऑफ 18th सेंचुरी। तो इस दौरान में क्या हुआ था ना कि बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे अर्बनाइजेशन की तरफ में लोगों का रुझान बढ़ा था, शहरीकरण की तरफ में। तो बहुत सारे लोग जो कंट्री साइड से उठ करके अर्बन सिटीज़ की तरफ बढ़ रहे थे, और उस वजह से वहाँ पे काफ़ी वो हो रहा था, मतलब प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जैसे आज हम लोग सीवियर इफ़ेक्ट्स को झेल रहे हैं। उस दौरान जब लोग उठ करके आबादी बढ़ने लगी और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, वैसे में इन लोगों ने नेचर को प्रमोट किया। और उसी वजह से आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे आपकी 9th और 10th की क्लासेस में, आपकी NCERT और इवन SCERT की टेक्स्ट बुक में जो रोमांटिक पोइट्री हैं आपके, या फिर प्रोज़ हैं वर्क, जिसमें बताया गया है कि अर्बन लाइफ के कंपैरिजन में जो आपकी रूरल लाइफ है वो कितनी बेहतर है, तो जिसको रस्टिक लाइफ कहते हैं। तो इन चीज़ों का बेसिकली यही वजह था रोमांटिक पोइट्री की, जिसमें प्रकृति से लगाव को इन लोगों ने दिखाया था अपने वर्क के ज़रिए। तो ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली मैंने, और तो मुझे ज़रूरी नहीं लगता है इसमें, जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो आप देख लेंगे। अगला है हमारा द ऑक्सफोर्ड मोमेंट्स। ऑक्सफोर्ड मोमेंट जो था वो मूल रूप से एक धार्मिक आंदोलन, इसको समझ सकते हैं आप। ये एक रिलीजियस मोमेंट था, और इसको डिफरेंट ईसाई समूह जो थे उस दौरान में, और साथ साथ जो चर्च थे, उन दोनों के बीच में लंबा विवाद हुआ था, और उसी का वैचारिक संघर्ष का नतीजा था ये द ऑक्सफोर्ड मोमेंट। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो कुछ लोग थे, इन लोगों ने ऑक्सफोर्ड मोमेंट कराया था, और उसका रीज़न ये था कि जो ईसाई के चर्च थे, वहाँ पे समूह थे बेसिकली, और चर्च थे, इन दोनों के बीच में कुछ लंबे टाइम से विवाद चल रहा था। और चूँकि इन विवादों का युद्ध क्षेत्र, यानी अगर बात करें बैटल ग्राउंड जो था वो ऑक्सफोर्ड था, और इसलिए इस आंदोलन को ऑक्सफोर्ड मोमेंट के रूप में जाना जाने लगा। साथ ही ये सभी विवाद जो थे ट्रैक्ट्स और पैम्फलेट के माध्यम से चलाए गए, इनका प्रचार प्रसार किया गया। इसी वजह से इस मूवमेंट को ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा गया है। और इस आंदोलन का उद्देश्य जो था वो चर्च की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, यानी यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ है, आल्सो दीज कंट्रोवर्सीज वर कैरिड ऑन थ्रू ट्रैक्ट्स एंड पैम्फलेट्स। दिस मोमेंट वाज आल्सो कॉल्ड द ट्रैक्टेरियन मोमेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला हाईलाइटेड पॉइंट है, द एम ऑफ द मोमेंट वाज टू रिहैबिलिटेट द डिग्निटी ऑफ द चर्च, to defend the church against the interference of the state, to fight against liberalism, to defend religions against the onslaught of scientific discoveries and to preserve faith against rationalism। तो यानी ये कहने का मतलब है कि इस आंदोलन का उद्देश्य जो था चर्च की जो गरिमा थी, जो उसके डिग्निटी थी, उसको बनाए रखना, उसको पुनर्जागृत करना, और राज्य के हस्तक्षेप यानी स्टेट की जो उनकी जो क्या कहते हैं उसको इंटरफेरेंस था, उसके खिलाफ चर्च की रक्षा करना, साथ साथ जो उत्तरवाद था उसके खिलाफ लड़ना, और जो साइंटिफिक डिस्कवरीज थी यानी वैज्ञानिक खोज के खिलाफ धर्म की रक्षा करना। तो ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से थे। और इसके जो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स थे वो एसोसिएट थे किसके साथ में, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के साथ में, जो पोइट्स भी थे और आपके साथ में प्रोज राइटर भी थे। और इसमें कुछ लोगों के नाम हैं प्रमुखता से लिए जाते हैं, जिसमें जॉन हेनरी का नाम आता है,
न्यूमैन, इनका पूरा नाम था जॉन हेनरी न्यूमैन, जो आपके ओरिजिनेटर थे इस मूवमेंट के, जिनका नाम था जॉन केबल। और अदर लिटरेरी फिगर्स एसोसिएटेड विद दीज आर टू ब्रदर्स, जिसमें रिचार्ड हरेल फ्रॉड का और जेम्स एंथोनी फ्लॉड, ये दोनों का नाम आता है। और इसको याद रखेंगे, एक टर्म आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो इसके अगर ऑरिजिनेटर की बात करें आपसे तो जॉन केबल हैं, किसके, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के। और द मूवमेंट केम इनटू मोशन विद द पब्लिकेशन ऑफ अ बुक ऑफ वर्स एंटाइटल्ड द क्रिश्चियन ईयर रिटन बाय जॉन केबल। तो जॉन केबल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द क्रिश्चियन ईयर, और इसके पब्लिकेशन के साथ साथ ये मूवमेंट को और गति मिली। इन 2 वॉल्यूम्स इन 1827, 2 वॉल्यूम्स में 1827 में इसको लिखा गया था। तो ये काफ़ी था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से आपके लिए। अगला पॉइंट है हमारा द प्री रेफ्लाइट स्कूल ऑफ पोइट्री। तो इसमें जो था 3 इंग्लिश पेंटर्स नेम्ड, जिनके नाम थे 3 इंग्लिश के पेंटर्स थे जिनका नाम था दांते जिब्रिल रोसेटी और आपकी जॉन एवरेस्ट मैलिस और साथ में विलियम हॉल्मस हंट। इन लोगों ने मिलकर फाउंड किया था एक सोसाइटी को 1848 में, 1848 में, जिसका नाम दिया गया प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड। They gave this name to their society because they drew their inspiration from the Italian painters before Raphael। तो राफेल के पहले इन लोगों ने एक इटालियन पेंटर से इंस्पिरेशन ली और इसकी वजह से इन लोगों ने अपने वर्क में काफ़ी पेंटिंग को प्रमोट किया था। इन द पेंटर्स बिफोर राफेल दे फाउंड द स्वीटनेस, डेप्थ एंड सिंसिरिटी ऑफ द डिवोशनल फीलिंग्स, अ सेल्फ फॉरगेटनेस एंड हम्बल adherence to truth which were absent from the sophisticated art of Raphael and his successors। तो इसमें डीजी रोसेटी का प्रमुखता से नाम आता है, इसको याद रखेंगे आप। साथ में नोटेबल थे विलियम मॉरिस और आपके एसी स्विम्बर्न, वो पोइट्स भी थे आपके। तो इसके अलावा इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे देखिए, हाउएवर चार्ज ऑफ वॉलम्पिटनेस इज ऑफन ब्राउट अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ दिस स्कूल। रॉबर्ट बंचिन कॉल्ड द प्री रेफ्लाइट पोइट्री फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री। तो एक नाम प्रमुखता से लिया जाता है जिनका नाम था रॉबर्ट बंचिन, और इन्होंने इसको एक नाम दिया था प्री रेफ्लाइट स्कूल की पोइट्री को, जिसको फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है। ही सो कॉल्ड इट्स बिकॉज इट इज़ टू सेंशियस एंड ऑफन डिजेंट्रस टू द लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी एंड वॉलम्पिटियसनेस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फेमिनिन ब्यूटी। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच सेंसुअलिटी। तो 1-2 कविता की लाइन यहाँ पे दी गई हैं, वो आप देख लेंगे। बट इसमें जो ज़रूरी था, एक तो 3 पोइट्स थे जिनका नाम आपको याद रखना है प्री रेफ्लाइट स्कूल ऑफ पोइट्री में। एक तो दांते जिब्रिल रोसेटी, जॉन एवरेस्ट मैलिस और आपके विलियम हॉल्मस हंट। इन लोगों ने मिलकर 1848 में इसको खड़ा किया था और इसको इस्टेब्लिश किया था इस सोसाइटी को। अगला पॉइंट है हमारा एस्थेटिक मूवमेंट, जो कि यूरोपियन फेनोमेनन था एक तरह से, और इसको ये लास्ट फेज़ था 19th सेंचुरी का। इट रूट्स ले इन द जर्मन थ्योरी प्रपोज्ड बाय कैंट। तो कैंट नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसको प्रपोज किया था जर्मन थ्योरी के तौर पे। 1790 का वो साल था, इसको याद रखेंगे। और इसका सेंट्रल थॉट था ग्रेट आर्ट हैज़ नो अल्टरली पर्पस। और साथ में 2-3 नाम है इसके। द मोर इम्पॉर्टेंट फ्रेंच एस्थेटिशियंस वर ब्यूडेड लाइट, फॉलबर्ट, मैरिलिन एंड सेवरल मोर। कुछ और भी थे इसके अलावा इन लोगों के नाम। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको, एस्थेटिक मूवमेंट में द आर्ट फॉर आर्ट सेक करके आपको टर्म मिलेगा। द पोइट्स ऑफ प्री रेफ्लाइट स्कूल आल्सो बिलीव्ड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो इसको याद रखेंगे। और इसमें कुछ लोगों के नाम शामिल हैं। सम अदर इंग्लिश एस्थेटिशियंस वर ऑस्कर विल्ड, आर्थर सिमस, अर्नस्ट डॉनसन, लिवन जॉनसन, W.B. येट्स, T. हॉल्यूम एंड T.S. एलियट्स। तो इन लोगों के नाम थे यहाँ पे शामिल हैं जिनको आप याद रखना है। अब यहाँ पे जो भी हमने डिस्कशन किए हैं 10 पॉइंट, वहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बनते हैं। कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड आपको दिखेंगे जिनके नाम मैंने बता दिए हैं, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है द एक्सोडस ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम देयर कंट्री स्टार्टेड आफ्टर। तो जो एक्सोडस का मतलब सामूहिक प्रस्थान होता है, तो ग्रीक के स्कॉलर और आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ के अब दूसरे कंट्री में प्रस्थान शुरू किया। और वो उसका रीज़न क्या था ये बताइए आप। तो इसमें क्या था कि द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एट द हैंड्स ऑफ द तुर्क्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको। क्या हुआ था कि कॉन्स्टेंटिनोपल का जो फॉल हो गया तुर्क्स के हाथों में, उसकी वजह से जो भी आर्टिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, इन लोगों ने अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरी जगह एक्सोडस किया, वहाँ से माइग्रेट किया। तो इसका पहले का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है द एक्सोडस ऑफ ग्रीक
scholars and artists from their country and their settlement in Rome is technically called। तो ये जो प्रक्रिया थी अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी जगह जाने की और जो सेटलमेंट था इनका, उस प्रक्रिया का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसको हम कहते हैं रेनेसेंस इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे रेनेसेंस जो आपका ऑप्शन नंबर 2 का सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। रेनेसेंस में रीज़न ये था क्योंकि इन लोगों पे काफ़ी आक्रमण हुआ था, इनकी संस्कृति, इनके कल्चर, इनके जो लिटरेरी वर्क्स थे, इनकी मैन्युस्क्रिप्ट थी, इनके जो कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर्स थे, उन सबको इन लोगों ने डिस्ट्रॉयड कर दिया था, जो बारबेरियस आपके तुर्किश थे। अगला पॉइंट है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल फेल एट द हैंड्स ऑफ तुर्क्स इन। तो ये किस साल में हुए थे, इनका फॉल कब हुआ था ये बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी 1453 जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला पॉइंट है हमारा रेनेसेंस रीच्ड इंग्लैंड थ्रू। तो जो रेनेसेंस मोमेंट था वो इंग्लैंड किसके थ्रू पहुँचा था, किस कंट्री के थ्रू में? तो यहाँ पे फ्रांस कंट्री थी वो। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है रेनेसांस बेस्ट फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड इन विच एज। तो रेनेसांस पीरियड जो था वो कब फला फूला इंग्लैंड में, किस दौरान में? तो ये एलिजाबेथन एज में फला फूला था। तो ऑप्शन नंबर 5 का सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है द रेनेसांस स्पिरिट इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन। तो जो रेनेसांस की स्पिरिट थी वो अच्छे से, काफ़ी अच्छे से, बेस्ट तरीके से किस में एक्सप्रेस की गई थी? तो एडमंड स्पेंसर ने का एक वर्क था फेरी क्वीन करके, बहुत ही फेमस वर्क इनका, और उसमें जो था रेनेसांस स्पिरिट को बेस्ट वे में एक्सप्रेस किया गया था। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में। 7 नंबर में है रिफॉर्मेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन। तो रिफॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में ये आपको बताना है। क्या ये एलिजाबेथन एज में था, या जैकोबियन एज में था, या फिर कैरोलिन एज में, या फिर रिस्टोरेशन एज में? तो रिफॉर्मेशन आपके स्टार्ट हो गया था 7 नंबर में, यानी कि एलिजाबेथन एज में। अगला पॉइंट है रिफॉर्मेशन मोमेंट सॉट टू रिफॉर्म। तो किस तरह से ये रिफॉर्म हुआ था? सोशल एविल्स को लेकर, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स को लेकर के, या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर के, या फिर लिटरेरी प्रोडक्शंस को लेकर के? तो इसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी 8 नंबर का सी जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट है द बेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंबाइंड स्पिरिट ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन इज़। तो अगर बेस्ट कंबाइंड स्पिरिट की बात करें दोनों के, यानी कि रेनेसांस और रिफॉर्मेशन की, तो किसका नाम प्रमुखता से यहाँ पे आता है चारों में से? शेक्सपियर, मार्लो, सिडनी या मिल्टन? तो इसमें हम जॉन मिल्टन को जानते हैं, जिन्होंने रेनेसांस और रिफॉर्मेशन दोनों का कंबाइंड स्पिरिट को बेस्ट वे में एक्सपोनेंट किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। अब इस चारों में से किसको कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को, विलियम टैंडल को, जॉन ऑकलिव को, या फिर जॉन कवर को? तो जॉन वाइक्लिफ का नाम आपने जाना होगा, जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वाइक्लिफ्स बाइबल इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ। तो यहाँ पे जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन किस में किया था? तो ये लैटिन टेक्स्ट था। 11 नंबर में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा द ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल वाज पब्लिश्ड इन। तो इसमें जेम्स 1 ने ऑथोराइज वर्जन ऑफ बाइबल को पब्लिश कराया था। तो ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 1611 में किया था इन्होंने, इस वजह से 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हु वाज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। इन चारों में से लीडर कौन थे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। यही होता है, अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद उसको एमसीक्यूज़ बनाते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है क्वेश्चन को एक सही करने की। तो यहाँ पे हमने देखा लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे, इनका नाम था जॉन लिली। और अगर आपसे पूछता है कि क्रिस्टोफर मार्लो का क्या इंपॉर्टेंस था, तो ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट थे। हालांकि लीडर जॉन लिली थे, बट कहीं से कम नहीं थे क्रिस्टोफर मार्लो। अगला पॉइंट है हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट्स डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स विच ऑफ दीज। तो उसके लिए चारों में से कम 3 भी आप जानते हैं, तो चौथे को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें जॉर्ज पीले थे, थॉमस लॉज थे और थॉमस किड थे, बट जॉर्ज चैम्पमैन इसमें नहीं थे यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में। इस वजह से हमारा 14 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वाज नॉट अ रोमांस राइटर, आइडेंटिफाई हिम। इन चारों में से कौन से रोमांस राइटर नहीं हैं? जॉन लिली, फ्रांसिस बैकन, फिलिप सिडनी या फिर वाल्टर रेली? तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वाल्टर रेली
ये इसमें रोमांस राइटर नहीं है, बाकी आपके जॉन लिली, फ्रांसिस बैकन और फिलिप सिडनी, इन तीनों को आप रोमांस राइटर के तौर पे याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कैरोलिन पोएट, आइडेंटिफाई हिम। तो चारों में से कैरोलिन पोएट कौन से नहीं हैं? रॉबर्ट हैरिक या जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड लॉविस या फिर एंड्रयू मार्वेल। तो यहाँ पे 16 नंबर में आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि जॉर्ज हर्बर्ट, ये कैरोलिन पोएट नहीं है। बाकी आपके हर्बर्ट रैबिक, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लॉविस और एंड्रयू मार्वेल, ये तीनों आपके कैरोलिन पोएट हैं। 17 नंबर देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्स। इसमें कौन से नहीं है मेटाफिजिकल ग्रुप के पोएट में से आपको बताना है? एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रैशरो, जॉर्ज हर्बर्ट या फिर हेनरी वॉगन। तो 17 नंबर में हेनरी वॉगन जो है आपका ऑप्शन, ये मेटाफिजिकल पोएट नहीं है, इस वजह से 17 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, हु वाज द लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स। तो इन चारों में से लीडर कौन थे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स के, ये आपको बताना है, जिसमें आपके जॉर्ज हर्बर्ट, अब्राहम काउले, जॉन लिली, जॉन डॉन या फिर एंड्रयू मार्वेल। तो 18 नंबर में इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉन डॉन जो हैं वो मेटाफिजिकल स्कूल के पोएट के लीडर के तौर पे इनको आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट्स डिड नॉट राइट कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, आइडेंटिफाई हिम। तो ये ड्रामाटिस्ट हैं कुछ नीचे चारों, इनमें से एक आपको बताना है जिन्होंने कॉमेडीज़ ऑफ मैनर नहीं लिखी है, उनका नाम बताना है। तो इसमें आपको 19 नंबर में जॉन ड्राइडन जो हैं, इन्होंने कॉमेडीज़ ऑफ मैनर्स नहीं लिखी है और हालांकि ये ड्रामाटिस्ट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 19 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने कॉमेडीज़ ऑफ मैनर्स नहीं लिखी है। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वाज नॉट ए कैरोलिन प्रोज राइटर, आइडेंटिफाई हिम। तो चारों में से आपके एक कैरोलिन प्रोज राइटर नहीं है, उनका नाम बताना है आपको। तो इसमें जॉन बनियान जो हैं ये कैरोलिन प्रोज राइटर नहीं है, बाकी जेरमी टेलर, थॉमस फॉयलर और आपके रिचर्ड बैक्स्टर, ये तीनों आपके कैरोलिन प्रोज राइटर हैं। अगला पॉइंट कहता है, इन द लाइफ ऑफ विच पोएट डिड डॉक्टर जॉनसन अप्लाई द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स। तो इसमें आप गड़बड़ ज़रूर करेंगे, यहाँ पे आपको लगेगा जॉन डॉन इसका आंसर है, बट इसमें आप देखेंगे अलग अलग रिसोर्सेज से इसका आंसर होगा कावले, अब्राहम कावले इसका आंसर होगा। इन द लाइफ ऑफ द विच पोएट, किस पोएट की ज़िंदगी में डिड डॉक्टर जॉनसन अप्लाई द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स। तो इसमें अब्राहम कावले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स ऑफ द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। इन चारों में से ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट कौन हैं? थॉमस ग्रे, एडवर्ड यंग, रॉबर्ट ब्लेयर या फिर थॉमस पैर्नेल। तो 22 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि थॉमस ग्रे। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द पोएट हु रोट द पोएम इंटाइटल्ड द ग्रेव। तो यहाँ पे ग्रेवियन जो हमने ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री देखा था उसमें से आपका ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे कि कौन से जो पोएट हैं निम्नलिखित में उन्होंने ग्रेवयार्ड द ग्रेव इन टाइटल को लिखा हुआ है? एडवर्ड यंग, थॉमस ग्रे, थॉमस पैर्नेल या फिर रॉबर्ट ब्लेयर। तो ये रॉबर्ट ब्लेयर के द्वारा लिखा गया है द ग्रेव करके। 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ड यंग्स नाइट थॉट्स बिलोंग टू द। तो एडवर्ड यंग्स जिनका नाम था और इनकी एक नाइट थॉट करके वर्क था, तो आपसे पूछ रहा है किस तरह का वर्क है, ये ग्रेवयार्ड स्कूल में से थे या सेंटिमेंटल स्कूल्स थे या मेटाफिजिकल स्कूल से रिलेटेड थे ये, या फिर द रिस्टोरेशन स्कूल से थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का, ये ग्रेवयार्ड स्कूल से बिलोंग करते थे, जिनका नाम था एडवर्ड यंग और इनका वर्क था नाइट्स थॉट। अगला पॉइंट है हमारा, द रोमांटिक मोमेंट इंग्लिश पोएट्री वाज स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ। तो इसमें किस पब्लिकेशन से रोमांटिक मोमेंट की शुरुआत हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने एसटी कॉलेज के साथ में मिलकर के लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश कराया था और इसी वजह से रोमांटिक मोमेंट की शुरुआत मानी जाती है इस पब्लिकेशन के साथ ही। अगला क्वेश्चन है, द रोमांटिक मोमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड द रोमांटिक रिवॉल्व बिकॉज इट रिवॉल्व अगेंस्ट। तो रोमांटिक मोमेंट को रोमांटिक रिवॉल्व भी कहा जाता है क्योंकि किसके आसपास घूमता है, रिवॉल्व है ये 26 में। तो इसमें क्या होगा आंसर आप बताएं मुझे। 26 में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा 27 में, जो कहता है
द रोमांटिक मोमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल बिकॉज इट रिवाइव। तो ये हमने मिलता जुलता क्वेश्चन है पुराने वाले से, पिछले वाले से। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रोमांटिक मोमेंट को द रोमांटिक रिवाइवल भी कहा जाता है। किस वजह से? क्योंकि इसमें एलिजाबेथन पोएट्री की वैल्यू काफ़ी हुई थी। 27 में एक ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है हु वर द ऑथर्स ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। तो इसमें ऑथर्स कौन कौन थे लिरिकल बैलेड्स में? तो हमने पहले डिस्कस किया है यहाँ पे डिस्कशन। एक तो थे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरे आपके थे एस.टी. कॉलरिज। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है द ऑक्सफोर्ड मोमेंट वाज बेसिकली है, किस तरह का मोमेंट था? तो ये ऑक्सफोर्ड मोमेंट एक रिलीजियस मोमेंट था और इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है 29 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका समय बचेगा और इस वजह से जो करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट मैं उसी का आंसर बताते चलूँगा। अगला पॉइंट है द ऑक्सफोर्ड मोमेंट वाज स्टार्टेड बाई। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था ऑक्सफोर्ड मोमेंट? ये स्कॉलर्स थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। इस वजह से 30 का ऑप्शन नंबर बी है द स्कॉलर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 31 में है क्वेश्चन आपका व्हाट वाज द कॉमन अमॉन्ग्स्ट डी.जी. रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी, मॉरिस एंड स्विनबर्न। इन चारों में कॉमन क्या चीज़ थी? तो ये चारों में कॉमन चीज़ ये थी कि दे ऑल बिलोंग टू द प्री रेफ्लाइट स्कूल। 31 में ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है हु वाज द लीडर ऑफ द प्री रेफ्लाइट स्कूल ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड। तो इसमें डी.जी. रोसेटी का नाम आता है जो लीडर थे प्री रेफ्लाइट स्कूल ऑफ पोइट्री में। इस वजह से ऑप्शन नंबर 32 का ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है व्हाट इज़ कॉमन अमॉन्ग्स कार्डिनल नॉर्मन, जॉन केबल, हेनरी नॉर्मन और स्टैनले। तो इन चारों में अगेन आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कॉमन क्या है? तो क्या ये दे वर ऑल एसोसिएटेड विद ऑक्सफोर्ड मोमेंट या फिर दे वर ऑल एसोसिएटेड विद प्री रेफ्लाइट स्कूल, दे वर ऑल स्केप्टिकल पोएट्स या फिर दे वर ऑल एस्थेटिस्ट। 33 में क्वेश्चन नंबर ए जो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्डिनल न्यूमैन, जॉन केबल, हेनरी न्यूमैन और स्टैनले, इन चारों में कॉमन क्या चीज़ थी कि ये एसोसिएट थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के साथ में। अगला पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ मीन बाई वेसेक्स। तो वेसेक्स का मतलब क्या होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वेसेक्स में जनरली थॉमस हार्डी की जो नावल थे उसका सेटअप जो था, उसका बैकग्राउंड जो था, उस रीजन जो था वो वेसेक्स में ही था। तो इस वजह से द रीजन इज़ इन विच हार्डीज़ नावल आर सेट इज़ कॉल्ड वेसेक्स। 35 नंबर क्वेश्चन है द फ्रेज ए स्टॉर्मी सिस्टरहुड इज़ अप्लाइड टू। तो इन तीनों में यानी जो तीनों बहनों का नाम है इसमें ये शामिल है कार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे और आपका एनेट ब्रॉन्टे और आपकी, इसके वजह से कॉलेक्टिवली ऑल द थ्री यानी तीनों सिस्टर्स की वजह से एक फ्रेज़ कॉइंट किया गया था स्टॉर्मी सिस्टरहुड के नाम से, जिसमें कार्लो, एमिली और आपकी एने ये तीनों बहनें शामिल थीं। अगला पॉइंट है व्हाट इज़ कॉमन अमॉन्ग्स्ट रूपर्ट ब्रूक, जूलियन ग्रैनफिल एंड स्टीफ्रेड सीजन एज पोइट्स। तो ये तीनों में आपको कॉमन बताना है अगेन आपका, ये तीनों में क्यों कॉमन थे ये 36 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने शायद कुछ गलत बता दिया है आपको, मुझे ऐसा लगता है अभी, बट उसका आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा और उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मैं प्रिंट कर दूँगा। अगला क्वेश्चन है 37 में द फ्रेज़ रीजनल ऑफ द ब्लड इज़ एसोसिएटेड विथ। तो यहाँ पे रीजन ऑफ द ब्लड किसके साथ में एसोसिएट था? तो 37 में आपका वर्जीनिया वुल्फ इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा W.H. लॉरेंस के साथ में एसोसिएट था ये टर्म जिसका नाम है रिलीजन ऑफ द ब्लड। अगला पॉइंट है हमारा द फ्रेज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ एसोसिएटेड विथ। तो ये आप जानते हैं ये जेम्स जॉयसी के साथ में एसोसिएट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द लिटरेरी क्लब नोन एज ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप जो एक लिटरेरी क्लब था उसके फाउंडर का नाम आपसे पूछ रहा है, तो इसके फाउंडर का नाम आपका वर्जीनिया वुल्फ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोफेटिक नॉवेलिस्ट। इन चारों में से प्रोफेटिक नॉवेलिस्ट कौन थे? जेम्स जॉयसी, H.G. वेल्स, जॉर्ज ऑरवेल या यम फॉस्टर। तो 40 नंबर में ऑप्शन नंबर सी जो है जॉर्ज ऑरवेल, ये आपके प्रोफेटिक नॉवेलिस्ट के तौर पे इनको आप याद रखेंगे जॉर्ज ऑरवेल को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स इज़ आल्सो कॉल्ड द ट्रैक्टेरियन मोमेंट। ये हमने पढ़ा था, काफ़ी इजी है ये 41 में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका।
द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्री रेफ्लाइट स्कूल ऑफ पोएट्री? तो हमने यहाँ पे देखा था, हम देख रहे थे कौन सा क्वेश्चन 42 में, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्री रेफ्लाइट स्कूल ब्रदरहुड इन इंग्लैंड। तो इसमें आपके 42 में D.G. रोसेटी नहीं होगा, जॉन मैलिस नहीं होगा, A.C. स्वयंबर्न भी नहीं होगा, और विलियम हॉलमैन हंट जो हैं इसके फाउंडर हैं प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड के, जो कि इंग्लैंड से थी। तो इसका आंसर मुझे आप बताएंगे 42 में ऑप्शन नंबर डी होगा या फिर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 42 के बाद से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में, जो कि है आपका 43, जिसमें कहता है हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के ओरिजिनेटर का नाम आपको बताना है, जॉन केबल, हेनरी न्यूमैन, रिचर्ड हैरेल या J.A. फ्रॉडे। तो इसमें जॉन केबल का नाम है, हमने पढ़ा था पहले भी। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी स्कूल्स इज़ डिनाउंस्ड एज द फ्लैशी स्कूल। तो इन चारों में से किस पोएट्री स्कूल को, किस लिटरेरी स्कूल का नाम फ्लैशी स्कूल भी जाना जाता है 44 में? तो इसमें प्री रेफ्लाइट स्कूल को हम फ्लैशी स्कूल के तौर पे भी जानते हैं। तो प्री रेफ्लाइट से द फ्लैशी स्कूल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द इंग्लिश पेंटर्स ऑफ द प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम। तो इसमें इन लोगों ने जो प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड के जो 3 पेंटर्स थे, जो फाउंडर थे और भी पेंटर्स थे इसमें, तो इन लोगों ने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया था लिखने के लिए? तो ये 45 में ये इटालियन पेंटर्स बिफोर राफेल, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिफोर राफेल जो था आपको मिलेगा, वो आप इसको करेक्ट आंसर लगाएंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द प्री रेफ्लाइट स्कूल ऑफ पोएट्री, आइडेंटिफाई हिम। तो इन चारों में से कौन से एक नहीं है मेंबर प्री रेफ्लाइट स्कूल ऑफ पोएट्री के? इसमें 46 में ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेनरी न्यूमैन इसमें इसके मेंबर नहीं हैं। अगला पॉइंट है, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, आइडेंटिफाई हिम। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के इन चारों में से कौन से मेंबर नहीं हैं? तो इसका मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 कम से कम कौन हैं, तभी आप चौथे को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इसमें विलियम मॉरिस जो थे वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के हिस्सा नहीं थे। बाकी आपके एडवर्ड पोसे, इजैक विलियम्स और आपके रिचर्ड हैरेल फ्रॉडे, ये तीनों आपके ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के पार्ट थे। हु डिनाउंस द प्री रेफ्लाइट स्कूल ऑफ पोएट्री एज फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री। ये हमने देखा है पहले भी। किसने डिनाउंस किया था प्री रेफ्लाइट स्कूल ऑफ पोएट्री को, जिसको बदला था फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री के नाम से भी 48 में? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉबर्ट बंचन का नाम आता है। अगला पॉइंट है आपका, द प्री रेफ्लाइट पोएट्स जनरली ड्रीव देयर थीम्स फ्रॉम। इनकी थीम्स कहाँ से ली थी इन्होंने? कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ से, इटालियन सोशल लाइफ से, एलिजाबेथन एज से या मेडिवल एजेस से? तो ये मैं क्वेश्चन 2 लास्ट वाला आपके लिए छोड़ूंगा, इसका कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। द प्री रेफ्लाइट पोएट्स जनरली ड्रीव देयर थीम्स फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, चारों में से कौन सा होगा? और 50 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, द प्री रेफ्लाइट पोएट्स बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक या आर्ट्स फॉर लाइफ सेक या आर्ट्स फॉर मोरल टीचिंग या फिर आर्ट विथ अ डिफिनिट पर्पस। तो ये क्वेश्चन थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। इसके साथ में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस किया है जो आपके आते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, और उसका नाम हमने देखा है वो लिटरेरी स्कूल्स और मूवमेंट से हमने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप अपने अपने जो भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, जिस ग्रुप में आप तैयारी करते हैं अपने एग्ज़ाम की, उसमें शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा लोगों का रिस्पांस आएगा और इसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट टाइम इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और आप अब सभी अपना ध्यान रखेंगे। लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा काम ना करें जो कि आपके सेहत को नुकसान करे या फिर किसी तरह के नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। अपना ख्याल रखें। मिलेंगे हम लोग दोबारा से एक नई वीडियो में इसी तरह के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जिसमें हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद से हम लोग उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।